जैसे ही रात होती, मेरा पति कहता कि मैं माँ की टांगें दबा कर आता हूँ। वो दोनों अंदर से कुंडी लगा लिया करते और बहुत टाइम बीत जाता। मेरा पति रात को 1 बजे मेरे पास आता। मुझे शक हुआ तो एक रात मैं सास की जगह लेट गई। मेरे होश उड़ गए जब पति ने मेरे पैर न दबाकर मेरे साथ, हजारों लड़कियों की तरह जिनकी शादी होती है, और पहली रात कमरे में वो घूंघट ओढ़े अपने पति का इंतजार कर रही होती है। मैं भी जैन का इंतजार कर रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि ये रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद से हुआ था और मैं जैन को पहले से नहीं जानती थी। इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल किसी फिल्म की तरह घूम रहा था कि कैसे होगा और उसका रवैया कैसा होगा मेरे साथ। मैं उन सब चीजों में गुम बैठी थी। पता न चला कि रात के 1 बज गए। नींद तो मेरी आंखों से कहीं दूर चली गई थी। मैं कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी अपने हाथ में बंधी घड़ी से वक्त को देखती। क्या मेरी तरह सब लड़कियों के पति पहली रात ऐसा ही करते हैं? गर्मियों के दिन थे, मुझे कमरे में घुटन हो रही थी। दिल कर रहा था कि बाहर जाकर खुले में बैठ जाऊं। अचानक मुझे मेरे साथ वाले कमरे में कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। वे आवाज जैन की लग रही थी, क्योंकि जिस वक्त वो हमारे घर आए थे मुझे देखने, तो मैं अपने कमरे में थी, लेकिन सबकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैं बाहर उठकर जाने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। रात का 1 बज रहा था और अचानक दरवाजा खुला। अंधेरे में तो चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने घबराते हुए पूछा, इतनी देर आप बाहर कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। पहली रात अपनी दुल्हन के साथ भला कोई ऐसा करता है क्या? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जैन कहने लगे, मैं अपनी माँ के कमरे में था और मैं अपनी माँ की टांगे दबा रहा था, और मैं शादी से पहले भी हर रात अपनी माँ के पैर दबाता हूँ। पहली रात को तो मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि वे जैन की माँ है और जैन का फर्ज बनता है अपनी माँ का ख्याल रखना। लेकिन मैं हैरान इस बात से थी, क्योंकि ये जैन का रोज का मामला बन चुका था। वो शाम होते ही अपनी माँ के कमरे में चला जाता और दोनों अंदर से दरवाजा बंद कर लेते। रात के 12 या 1 बजे और चुपके से कमरे में आ जाते और मेरे साथ लेट जाते। मुझे अपने पति का ये रवैया थोड़ा सा शक में डालने वाला लगा कि भला मेरे पति इतनी देर अपनी माँ की टांगे दबाते रहते हैं। एक दिन मेरे दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं ये जानकर रहूंगी कि वे कमरे में क्या करता है। मेरा नाम नेहा है, लेकिन प्यार से सब मुझे परी कहते हैं। मेरी उम्र 22 साल है। मैं कई लड़कियों की तरह बहुत अमीर गाड़ी और बंगले वाले घर में पैदा नहीं हुई, बल्कि मैं बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुई थी। मेरा कोई भी भाई नहीं था। हम 3 बहनें थी। मुझसे बड़ी बहन, 2 बहनें जिनका नाम तनु और माइला था, वो मेरी सगी बहनें नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा ने 2 शादियां की थी। मेरे पापा की पहली शादी हुई तो उनकी बीवी उनके 2 बेटियां देकर इस दुनिया से जा चुकी थी। उनका देहांत हो गया था। उन्हें एक बीमारी थी और वो इसी बीमारी में बिल्कुल खत्म हो गई थी। पापा को बेटे की ख्वाहिश थी कि उनका भी कोई बेटा हो। पहली बीवी तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, इसलिए बेटे की ख्वाहिश ने पापा को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। अब पापा ने दूसरी शादी की और शादी के साल भर बाद ही मैंने जन्म लिया। जब माँ पेट से हुई तो मेरे पापा बहुत खुश थे और यही कहते रहते कि अब ऊपर वाला मुझे बेटा देगा। लेकिन उनका चेहरा उस दिन मुरझा गया जब बेटे की जगह मैं पैदा हुई। इस बात को पापा ने इतना दिल पर लगा लिया कि वो भी चारपाई पर जा लगे और उन्हें पैरालाइज हो गया। हम इतने अमीर ना थे कि कोई ना कमाए और हमें बैठे ही सबको मिलता रहे। ना ही आज की दुनिया में कोई इतना अच्छा इंसान है जो दूसरों की मदद करे। मेरी दोनों सौतेली बहनों की शादी उस वक्त हो गई थी जब पापा बिल्कुल ठीक थे और वो अपने घरवाली हो गई थी। वो दोनों साल में कभी कभार हमारे घर का चक्कर लगा लिया करती, वरना कभी नहीं आती। मैं भी उस वक्त बहुत छोटी उम्र की थी। माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि हम 2 वक्त की रोटियां भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। माँ हर वक्त यही सोचती और यही कहती कि काश मेरा कोई बेटा होता तो आज घर का बोझ उठाता। हमारे घर में फाकों की नौबत आ गई थी। मजबूरन मेरी माँ लोगों के घर की सफाई करती थी। उनके बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थी। मुझे 10वीं के बाद पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैंने भी स्कूल छोड़ दिया।
क्योंकि इससे आगे पढ़ना हमारे बस की बात नहीं थी। इतने पैसे नहीं थे कि किताबें खरीदी जा सके। माँ काम पर चली जाती और मैं सारा दिन घर के कामकाज करती, और कभी-कभी तो माँ मुझे अपने साथ काम पर ले जाती। मैंने अपना बचपन ऐसे ही गुजारा। मैं एक बहुत ही प्यारी, नर्म नाजुक लड़की थी, दूधिया रंग का, एक निहायत अच्छी सूरत रखने वाली। जब कभी मैं अपनी माँ के साथ कहीं बाहर जाती, बाजार की तरफ जाती, तो लोग अक्सर मुझे देखकर मेरी माँ को यही कहते कि ये तो आप लोगों की बच्ची नहीं लगती। नहीं, ये तो चीनी लड़कियों की तरह लगती है, क्योंकि मेरी आंखें और नक्श चीनी लड़कियों की तरह थे। क्या ही वे दिन थे। तब मेरी उम्र 16 साल की थी। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब घर की तरफ देखती थी तो मुझे अपनी माँ की तरफ देखकर दुख होता था कि वो कैसे हमारा पेट पाल रही थी। किस तरह वो इतनी मुश्किल से पापा की दवाइयों का खर्चा उठाती थी। मैं तो कभी कभी रोती थी, और ऊपर वाले ने हमें कैसी जिंदगी दी है। मेरी माँ का क्या नसीब लिखा है, ऊपर वाले को जरा तरस नहीं आया मेरी माँ के मुकद्दर को लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती थी कि काश ऊपर वाले ने मुझे लड़का बनाकर भेजा होता, तो मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में कुछ सहारा बन पाती। लेकिन खैर, सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले के हाथ में हो। मैं अपनी माँ की जिंदगी बिता रही थी कि मेरी माँ ने किस तरह मुश्किल से मुझे पाला और पापा का ख्याल रखा। लेकिन सच यह है कि उनकी जिंदगी मुझसे बहुत अच्छी थी। जो जिंदगी मैं अब गुजार रही हूँ, कोई उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर आप भी मेरी जिंदगी के बारे में सुनेंगे तो आप यही कहेंगे कि क्या ऊपर वाला किसी का ऐसा नसीब भी लिख सकता है। मेरी जैसी जिंदगी तो ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूँ, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। ये उन दिनों की बात है जब मैं 22 साल की थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आना शुरू हो गए। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे पास ना तो इतने पैसे थे कि माँ मुझे दहेज दे पाती और शादी पर होने वाले खर्चे उठा पाती। जो रिश्ता मेरे लिए आता, माँ मना कर देती। एक दिन ऐसा रिश्ता मेरे लिए आया कि माँ ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही थी। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि कोई जैन नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरी एक दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया कि उसका लड़का एक ही है, उसका कोई भी भाई नहीं है। दो बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और वो अपने घर में रहती हैं। काश तुम्हारी उधर शादी हो जाए। मेरी बस इतनी ख्वाहिश है। उम्मीद है कि तुम बहुत खुश रहोगी। लड़के की अपनी कपड़े की दुकान है और अच्छा खासा कमाता है, इसलिए किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। अच्छे लोग हैं, तुम्हें तो अच्छे लगेंगे। बाकी तुम बता दो, तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाली है, कोई आ गया है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग शादी करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे, और आप टेंशन मत लीजिए, घर में ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, हम लोग दहेज भी नहीं लेंगे। मेरी माँ अब उनकी बात से बहुत खुश हुई कि शुक्र है उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा, और मांग लेते तो हम किधर जाते, कहाँ से पूरा करते। इस बात पर तो मैं खुद भी बहुत राजी थी। मेरा रिश्ता पक्का हो गया, और शादी के लिए उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया। इतनी जल्दी शादी करना फिर कुछ समझ में नहीं आया। जैसे तैसे शादी करके मैं उनके घर आ गई। घर बहुत खूबसूरत था, 3 मंजिल का घर बना हुआ था। मैं देखकर एक लम्हे में हैरत में रह गई। जब अपने कमरे में आई तो कमरा भी अच्छा सजाया हुआ था। मुझे एक पल के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस तरह अच्छी हो सकती है। मैं जो हर वक्त शिकवे शिकायत करती थी कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, लेकिन शायद ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया था और मुझ पर रहम कर दिया। जैन बहुत अच्छा इंसान था, और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी के पहले दिन से जब मैं इस घर में आई तो सास ने मुझे मीठे में कुछ बनाने की फरमाइश कर दी। मुझे माँ ने हर चीज़ बनाना सिखाया था, इसलिए मैंने खीर बनाई। मेरी सास और मेरे पति ने बहुत तारीफ की, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी को इतना टाइम हो चुका था, आज तक मेरी सास ही मेरे बहुत सारे काम कर देती थी। मेरे कपड़े धोती, कमरे की सफाई करती, खाना बनाती। मैं रानियों की तरह ऐश कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि पति तो अच्छे मिल ही गए हैं।
मगर सास भी बहुत अच्छी मिली। जितनी उन लोगों की तारीफ सुनी थी वो तो बहुत ही कम थी। ये लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी। लेकिन एक बात सास की बहुत अजीब थी। सुबह जब मेरे पति अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर में मेरी सास भी बिना बताए ही कहीं चली जाती। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका रोज का मामला था। मैं खुद परेशान थी कि आखिर ये कहाँ जाती हैं। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, उधर से थोड़े फासले में रहती है, उनके पास चली जाती हूँ, वहाँ वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैं भी उनकी इस बात पर यकीन कर लेती। मैं उनसे बिल्कुल नहीं पूछती थी कि वो कहाँ जाती हैं। वे शाम में जब घर आती तो आकर मेरा काम करती, यहाँ तक कि मुझे कमरे में लिटा कर जाती थी। बहुत प्यार करती थी मुझे। माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और एक दिन जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत खुश थी। मेरे पति भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास खुश हुई। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी कि मेरी महसूस माँ नहीं मेरे होने पास दी। नहीं है। मेरी माँ से बढ़कर वो मुझसे प्यार करती थी, मेरा सारा काम करती थी। और तो और मुझे रात में खाना खिलाकर दूध का गिलास भर के पिलाकर फिर पास बैठ जाती। जब तक मैं सो नहीं जाती वो मेरे पास बैठी रात भर सर में हाथ फेरती रहती। मेरी सास बहुत कम उम्र की लगती थी। 1 महीना हो गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए। वहाँ के डॉक्टर ने चेकअप किया। उसके बाद जो बात डॉक्टर ने कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। इससे सब में 1 हफ्ता बीत गया। मैं बिस्तर में पड़ी रही। मेरे पति ने मुझे बहुत संभाला, बहुत दिलासा दिया। मेरी सास ने बहुत कहा कि अपना ख्याल रखो और मेरा ख्याल खुद भी रखा। 1 हफ्ते बाद मैं वापस पहले की तरह जिंदगी की तरफ लौट आई। वक्त गुजरता गया। मैं ऊपर वाले से दुआ करती थी कि मेरी गोद भर दे, फिर से हरी कर दे। मेरे पति भी मुझे दिलासा देते कि नाउम्मीद ना हो, और एक बार दोबारा तुम माँ बन सकोगी। मैं एक बार फिर पेट से हो गई। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। और इस बार फिर 2 हफ्ते मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा बच्चा फिर से खराब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे पति और मेरी सास के रवैये में जरा भी बदलाव नहीं आया। हर सास की तरह मेरी सास नहीं थी जो अपनी बहू को ताने देती। मैं बहुत हैरान और परेशान थी। मैं बीमार भी रहने लगी, सिर्फ ये सोच सोच कर मेरे साथ क्या हो रहा है। और उन सब की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। 3-4 बार मैं पेट से हो गई, लेकिन ऐसे ही मेरा बच्चा गिर जाता। मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहती। कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो गया। मेरे पति जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इसे बहुत बड़ा मर्ज है। मैं पागलों जैसी हो गई थी। कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो गया और क्यों हो रहा है। मेरी सास मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। इस दौरान मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी माँ अकेले पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। ये दुनिया खाली खाली लगने लगी थी। ऐसा लगता था कि जितनी तेजी से ये खुशी की लहर मेरी जिंदगी में आई थी, उतनी ही तेजी से ही मेरी जिंदगी से चली गई। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया। वो दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। उस दिन मेरी आंखों से सब पट्टियां उतर गई। जब मैंने अपने पति और अपनी सास को बातें करते सुना, मेरी आंखें और कान उनकी बातें सुनकर कुछ और सुनने और देखने के काबिल नहीं बचे। हुआ कुछ यूं था कि मेरी सास रोज की तरह मुझे दूध का गिलास पिलाकर सुलाकर चली गई थी। मेरे पति काम से देर से आते थे और मेरी सास उनका खाना वगैरह खुद ही दे दिया करती थी। शादी के पहले दिन से आज तक का यही रिवाज था। उस दिन भी वही हुआ। मैं सो रही थी, अचानक मेरी प्यास से आँख खुली। आखिर मैं पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आई। सर को चक्कर आ रहे थे, फिर भी चीज़ों का सहारा लेकर मैं किचन में आ गई। पानी पिया और कमरे में आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे पति की भी हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने गौर किया तो यही सुना कि निधि, जो मेरी सास का नाम था। आहिस्ता से बोलो, नेहा उठ न जाए। तो आगे से जैन कहते हैं
वो नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली देकर उसे सुला दिया है। वो सुबह तक नहीं उठेगी। ये कहकर वो दोनों फिर से जोर जोर से हंसने लगे। मैं इतनी बात सुनते ही गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं नींद की गोलियां खाती आ रही हूँ। कभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता। मैं सोच में थी कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन सुन नहीं पाई। अगले दिन मैं नॉर्मल उठी और उन लोगों को शक न होने दिया कि मुझे उन पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर गए। रात आ गई। मेरी सास दवाई लेकर मेरे पास कमरे में आई। मैं उनका ध्यान बटाते हुए गोली छुपा दी और उनको महसूस करवाया कि मैंने दवाई खा ली है। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे पति आए और उनके कमरे में चले गए, थोड़ी देर बाद उन लोगों के हंसने की आवाज आने लगी। मैं बेड से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनी, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। काश मैं पहले सुन लेती। मेरे पति मेरी सास यानी निधि से ये बातें कर रहे थे कि निधि, मुझे लगता है कि ये औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का? तुमसे औलाद नहीं हो सकती, इसलिए ही तो मैंने शादी की थी। लेकिन ये भी अब कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूं? मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। निधि बोली, हाँ, मैं अपने पति की एक और इससे भी बड़ी प्यारी लड़की से शादी कराऊंगी। देखना, वो जरूर बच्चा देगी। जैन बोले, इसका क्या करें? निधि बोली, ये ऐसे ही मर जाएगी। तो इस बात पर दोनों हंस पड़े। ये सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही हूँ, वो मेरे पति की पहली बीवी है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ पता नहीं था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? खुद पर अब गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख रही थी। दिल में ख्याल आया कि सुबह जैन के काम पे जाने के बाद निधि से एक बार पूछूंगी कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक बार उनसे जवाब जरूर मांगूंगी। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो जैन काम पर जा चुके थे। मैं उठी और सीधे निधि के कमरे में चली गई। निधि मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई। मैं उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। निधि, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ? इस सवाल पर निधि को चौंका देने वाला झटका लगा। उस वक्त निधि अपनी असली हालत में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें जरूरत नहीं। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं और जैन ने मिलकर ये सब किया। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि जैन को कभी भी औलाद हो, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुंचने वाली हो। दूध में मैं तुम्हें दवाई मिलाकर देती थी। देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। ये सब बातें मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने निधि को कंधे से पकड़कर हिलाया और सिर्फ यही बोला कि ऊपर वाला इंसाफ करने वाला है। तुमने जो किया उसकी सजा जरूर पाओगी। मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं कहूंगी। ऊपर वाला मुझे इंसाफ देगा और तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। मैं वो घर छोड़कर आ गई अपनी माँ के पास। थोड़े दिनों के बाद खबर आई कि दोनों की कार एक ट्रक से टकरा गई और दोनों वहीं पर मर गए। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। मैं भी अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही हूँ। मैंने ऊपर वाले के ऊपर फैसला छोड़कर सही किया। कुछ दिन बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं एक अस्पताल में सफाई का काम करने लगी, जहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलते और मैं अपना पेट पाल रही थी। इसी अस्पताल में एक आदमी था जो माली का काम करता था। उसका भी दुनिया में कोई नहीं था। उसकी पहली बीवी मर चुकी थी और इससे उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो मुझे बहुत खुश रखने की कोशिश करता। उसका नाम रमन था। रमन के साथ वक्त गुजारते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी फिर से हसीन हो रही थी। एक दिन तो रमन ने मेरे दिल की बात कर दी। उसने मुझे प्रपोज कर दिया। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। रमन का घर बड़ा तो था, लेकिन 2 कमरे थे और बहुत ही अच्छे थे। वो मुझे बहुत प्यार करता था। रमन ने बहुत से डॉक्टर से मेरा इलाज करवाया और आखिरकार मैं फिर से उम्मीद से हो गई।
कुछ महीने बाद हमारे घर सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। आज मुझे दुनिया का हर ऐश और आराम मिल गया था, लेकिन जैन की बातें आज भी मेरे दिल को चीर कर रख देती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।